बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये देखिए जी, खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं सुबह 5:30 बजे उठी। उठते ही जल्दी से नमाज़ पढ़ी क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। उसके बाद बाहर ये खूबसूरत से सूरज की मैंने आपके लिए थोड़ी सा व्यू कैप्चर किया और फिर अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार किए, अपने बच्चों को स्कूल भेजा। और उसके बाद जनाब मैंने अपने घर की रूटीन के काम, बाहर फ़र्श की सफाई की, सारे दोनों तरफ से पानी पीने का भर के रखा। कूलर के पानी में जो है मैंने बर्फ़ वगैरह डाली, अंदर आके अपना नाश्ता बनाया, फिर वही घर की रूटीन के सारे काम, साफ़ सफाइयाँ मुकम्मल किया। आज मेरे बेटे की ख्वाहिश थी रसमलाई की, तो मैंने ये जो है लज़ीज़ रसमलाई का पैकेट मंगवाया डब्बा, और मैंने ये बनानी शुरू कर दी। आप ये रेसिपी मेरे हाथों को फॉलो करके देख सकते हैं। लेकिन साथ मैं आपके साथ जो बातचीत कंटिन्यू करूँगी वो है जी सास के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सास को अपने कंट्रोल में करने की या अपने साथ सास के साथ अच्छी दोस्ती बनाने की कुछ टिप्स शेयर की थी, उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी आपके साथ। तो अगर आपको दिलचस्पी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर रहें और मुकम्मल पूरी वीडियो को देखें और गौर से सुनें। मेरी टिप्स आपके काम आएंगी, ख़ास तौर पे जो नई आने वाली जनरेशन है, जो नई बच्चियां हैं, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या जिनकी होने वाली है, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मैंने जो है ना ये टिप्स देने का काम शुरू किया है अपने चैनल पर। मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन ये टिप्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद बेटियों की माँ हूँ। मेरी अपनी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं। मेरी अपनी बेटियाँ बड़ी हो चुकी हैं और ख़ुद मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत एक्सपीरियंस लिया है, बहुत तजर्बा हासिल किया है। मैंने खुद बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत अपनी गलतियाँ भी थी मेरी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल साफ़ थी, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझसे भी अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, बच्चियों से हो जाती हैं। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है तो इंसान को पता चलता है कि जी हमने यहाँ पे ये गलती की, हमें ये ना करते तो हम शायद ऐसा हमारे साथ ना होता। इसलिए सोचा कि आपके साथ भी ये टिप्स शेयर करूँ। अच्छा जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने अपनी सास के साथ किस तरह बॉन्डिंग बनानी है। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को भी सुनें। ठीक है, उस वीडियो को भी सुनें, इसको भी सुनें। अच्छा जी, बात यहाँ से हम जारी करते हैं कि पहले पहले स्टार्टिंग के दिनों में आपने अपनी सास के साथ जो है ना अच्छे रिलेशन रखने हैं। वो तरीका ये है कि आपने हर काम अपनी, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सास को अपनी दोस्त बना लें। ठीक है, उसे अपने लिए भूत ना बनाएं, उसे अपने लिए कुछ ये ना समझें कि वो आपके लिए बहुत ही कोई डरावनी चीज़ है। ठीक है, आप अपनी सास को अपनी दोस्त बनाएंगी और पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप उस नई फैमिली में गई हैं, आप उसका मेंबर बन रही हैं। ठीक है, वो लोग आपको पहले से नहीं जानते और घर के 10-15 अफराद एक बंदे के लिए ख़ुद को चेंज नहीं कर सकते। उनकी वही रूटीन रहनी है, उन्होंने बिल्कुल नहीं बदलना। ये बेटियों का नसीब है, पैदा कहाँ होती हैं, पलती कहाँ पे हैं और ले कौन जाता है, और हर चीज़ में उन्हें कंप्रोमाइज़ करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। तो ये है बेटियों की किस्मत। लेकिन अब अल्लाह ने जो लिख दिया है तो यहीं पे बेटियों की जो है ना, बेटी जब माँ बनती है तो माँ के कदमों में जन्नत भी तो अल्लाह ने ही रखी है ना। तो जब आप इस चीज़ को आप सोचा करें कि कल जब मैं सास बनूँगी तो मुझे इसका अदले का बदला मिलेगा। ठीक है, मैं जैसा आज रवैया अख्तियार करूँगी वैसे ही मुझे मिलेगा कल भी। और आते ही जब आप नए घर में पहुँचते ही आप एक ख़ुद को उस घर की ना मालकिन ना समझें। आप ये समझें कि मैं यहाँ आई हूँ मालिक बनने के लिए। मैं मालिक फ़िलहाल नहीं हूँ, जो इस घर की मालिक है वही रहेगी और मुझे उसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। अच्छा, और नया तरीका क्या है कि अगर आपके साथ आपके घर में आपकी देवरानी, नंद या जेठानी कोई भी आपके साथ कोई ऐसी बात कर दें जो आपको पसंद ना हो, जो आपको अच्छी ना लगे, तो आपने क्या करना है, किसी से कंप्लेन, बल्कि अपने मैके में तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करनी। अपने अम्मी अब्बू को बिल्कुल इस बात में टेंशन नहीं देनी। आपने अपनी सारी बात अपनी सास से शेयर करनी है। अपनी सास को बताना है कि ये मसला हुआ है, मैं नहीं, जब इस तरह भी आपने शिकायत नहीं लगानी कि मैं बिल्कुल जो गुस्से से आपने बात करके आप दूसरे के बारे में आप बुरे तरीके से बात करके बताएं। नहीं, आपने उन्हें प्यार से बताना है कि अम्मी पता नहीं मेरी कौन सी बात बाजी को, देवरानी में बाजी हो गई, जेठानी बाजी हो गई, नंद हो गई, किसी बाजी को भी बुरी लग गई है, या देवर जेठ को उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से बात की, वो मुझसे खफा हैं, मुझसे नाराज़ हैं, उन्होंने मेरे साथ इस लहजे में बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप उनसे पूछें वो आखिर मुझसे क्यों नाराज़ हैं। मैं तो किसी को खुद से नाराज़ होते हुए नहीं देख सकती, ना किसी को बर्दाश्त कर सकती हूँ। मतलब थोड़ा-सा आपको अपने अंदर मीठापन रखना है, और ऐसा मीठापन भी नहीं रखना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। मतलब जैसी आप अंदर से हों वैसी बाहर से हों, जैसी बाहर से हों वैसी अंदर से हों। कोई भी बंदा जो है ना वो
ये ना जज कर पाए या ये ना कहे कि हाँ ये थोड़ी सी मतलब के लिए मीठी है, वैसे इसने अपना काम ही निकलवाना होता है हमसे और ये कुछ नहीं इसने करना। अच्छा, यहाँ पे एक टिप आपके लिए ये हो गई। दूसरी टिप्स ये है कि आपने अपनी देवरानी और जेठानी है या नंद है, उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी बना के रखनी है। उसकी वजह क्या है कि अभी आप जब शादी करके गई हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसमें आपको उनकी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने उनके साथ बिगाड़ नहीं बनाना। लेकिन एक ख़ास टिप मैं आपको ये दूँ कि जब आपने अपनी सास के साथ बातचीत करनी हो, प्यार से उनके साथ रवैया रखना हो, या उनके साथ जब आप दोस्ती बना रही हो या उनके पास जब बैठें, तो आप कोशिश ये करें कि उस वक्त इर्द गिर्द ना तो आपकी नंदें हों, ना ही आपके देवर जेठ हों और ना ही आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ हों। मतलब जब आपकी सास अकेले बैठी हुई हो कहीं पे भी, जब आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ मसरूफ़ हों, उनके पास कोई टाइम ना हो आपकी सास के पास बैठने का, आपने अकेले में बैठ के बातचीत करनी है। ये नहीं कि दो देवरानियाँ जेठानियाँ बैठी हैं नंद और आपकी नंदें बैठी हैं, आप उनके सामने जाके अपनी जो है सास के साथ दोस्ती बनाने में लग रही हैं या उनके साथ बातचीत कर रही हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, मैं इस वजह से आपको मना कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ देवरानियाँ जेठानियों को चुभती है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस वजह से आपको कह रही हूँ कि आपने जब भी अपनी सास से गपशप करनी है, कोशिश करें जब वो अकेली बैठी हों या वो अकेले रूम में हों, आप उनके पास जाएँ, या वो नमाज़ पढ़ रही हों तो नमाज़ के वक़्त उनके साथ जाके जहाँ नमाज़ बिछाएँ, नमाज़ पढ़ें और कहें कि मैं भी नमाज़ पढ़ रही हूँ लेकिन अम्मी आपकी दुआ में ज़्यादा असर है, आप मेरे लिए दुआ ज़्यादा मांगें, आपकी दुआएँ कबूल होंगी। अपनी सास को कभी भी अपना भूत मत समझें। देखें, इस शुरुआत में ही जब आप लोगों को अपनी सास जो है बुरी लगने लगती है ना खुद ब खुद ही, तो बुरी कैसे लगने लगती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ अंदर ही बैठी रहती हैं, बाहर निकलना नहीं है, हस्बैंड ने अंदर ही खाना ला के मंगवा के देना है, अंदर ही बैठ के खाना खाना है, शॉपिंग करनी है हस्बैंड के साथ चले जाना है, मैके जाना है हस्बैंड के साथ चले जाना है, वापस वो आपको घर ला रहे हैं। इस दौरान आपकी सास देखती रहती है कि मैं घर का बंदा थी, सरबराह थी, इसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, मेरी तो उसने कोई हैसियत अहमियत छोड़ी ही नहीं है, सब कुछ जब इसके शौहर ने करना है। तो इस बात पे फिर सास का मुँह भी फूल जाता है और सास गुस्से में भी हो जाती है और वो आपके साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं रहते और इस बात का, इस मौके का फ़ायदा आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ उठाती हैं क्योंकि उनको आए हुए काफ़ी दिन, काफ़ी टाइम हो चुका होता है और इस टाइम में वो जो है ना अपनी जगह किसी न कहीं जगह जो है ना बना ही चुकी होती हैं और जहाँ पे उन्होंने आपकी देवरानी जेठानी कोई गलती की होती है ना, उस गलती को छुपाने के लिए भी वो आपकी गलतियों का सहारा लेती हैं। वो वहाँ पे खुद को सही साबित करने के लिए आपकी गलती को मज़ीद उछालती हैं। तो इसलिए आपने किसी भी रिश्ते को, मैं एक बात तो आपको यकीन से कह सकती हूँ कि मुख़लिस अगर कोई रिश्ता आपके साथ है ना ससुराल में, तो वो आपकी सास ही हो सकती है या फिर आपके ससुर हो सकते हैं। हाँ, अगर उनके दरमियान, अगर उनके दिलों में आपके लिए कोई बोझ आ गया है, ये वो आपसे नाराज़ हैं, तो उसकी वजह ये ही हो सकती है कि किसी ने उनके कान भर दिए हों और किसी कान भरने वाले किसी लोगों में जो शामिल होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं किसी ने कान भर दिए हों, उनमें सबसे पहला नंबर आपकी देवरानी या जेठानी का हो सकता है, उसके बाद आपकी नंदों का हो सकता है। नंदों को भी हैंडल करने के तरीके हैं। नंदों को हैंडल करने का ये सबसे मेन तरीका ये है कि जब आप जाती हैं तो अगर एक नंद आपके घर का सारा राशन पानी चला रही है, मतलब सारे पैसों की अगर उसी के पास है कमांड घर का राशन लाने के लिए। हमारे घरों में मेरी अपनी बहन के पास मेरे भाई के कार्ड होते थे, मेरी बहन, अभी उसकी शादी हो गई है लेकिन अब सब कुछ मेरी भाभी के पास है। तो शुरुआत में मेरी भाभी जब आई तो वो उन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया, तो मेरी बहन गुस्से में हो गई कि मैं सब कुछ सँभालती थी, अब इसके हाथ में। फिर वो छोटे-छोटे मसलों पे ना अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता तो मेरी खुद उसकी बहन नाराज़ होके कहती थी, हाँ, अब इसको दिया है ना, तो अब इसी वजह से इस तरह हो रहा है। तो ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ कि अगर उसकी बहन के पास घर को चलाने का है ना, आईडी कार्ड हो गया, मतलब ये कार्ड आजकल क्रेडिट कार्ड भी चल रहे हैं ना जिनके बैरूनी मुल्क होते हैं, तो गाय और जाती हैं और अकाउंट से पैसे निकलवा के ले आती हैं। अगर ये किस तरह कार्ड वाला कोई सिस्टम है, एटीएम का सिस्टम है, तो वो अगर नंद के पास है कि सास के पास है, आप उनके पास रहने दें। आप अपने हस्बैंड से कहें कि आपने मुझे किसी के सामने एक तो ज़लील नहीं करना, बाहर कोई बात आपको अगर बुरी लगती है आपने मुझसे कमरे में शेयर करनी है, और दूसरी चीज़ ये, आप अपने घर में जितना चाहे खर्चा दें, जो कुछ चाहे करें दें, मुझे अलग से खर्चा दें लेकिन इनके सामने इन्हें बताएं कि मैं इसको भी पॉकेट मनी देता हूँ, इसको भी जेब खर्च देता हूँ, इसने भी चीज़ें लेनी है, ठीक है? अब ये हमारे घर का हिस्सा है। ये बात जब आपकी सास-ससुर को और आपकी नंदों को पता होगी तो वो भी नाराज़ नहीं होंगी कि चलें, इसने हमसे तो कुछ नहीं छीना ना, हमारे पास हमारी चीज़ें मौजूद हैं और इसके पास इसकी चीज़ें मौजूद हैं, इसको इसका हक़ मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ जब आपके
हस्बैंड ख़ुद उन्हें एहसास दिलाएंगे इस चीज़ का, तो तब जाके आपके लिए वहाँ पे भी आसानी होगी। लेकिन इस सारी बात में टिप सबसे बेस्ट यही है कि आपने अपनी सास या नंद या अगर कोई जेठानी ही चला रही है तो एकदम से जाते ही आपने उन पे हमला नहीं करना। हमले का मतलब ये है कि जाते ही आपने ये कोशिश नहीं करनी कि मैं एकदम से सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए, ऐसा नहीं होता। कम से कम भी अपने ससुराल में जगह बनाने के लिए आपको 2 साल चाहिए। और सबसे ख़ास टिप, शादी के फ़ौरन बाद आपने हर दूसरे दिन दौड़ के मैके नहीं जाना, ठीक है? और हर बात अपने वालिदैन से शेयर नहीं करनी। कुछ भी हो जाए आपके साथ, कोई भी लड़ाई हो जाए, किसी आपके हस्बैंड के साथ हो जाए या आपकी नंदों के साथ हो जाए या आपकी सास के साथ अनबन हो जाए, लेकिन उस सारे सिलसिले में आपने अपनी माँ को, ख़ास तौर पे अपनी माँ को आपने बीच में शामिल नहीं करना, ना ही अपने बाप को शामिल करना है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आपका रिश्ता इस किस्म का है कि आपने उस घर में गुज़ारा करना है, उन्होंने आपको बर्दाश्त करना है, आपने उन्हें बर्दाश्त करना है, आप उनके साथ रहेंगी, हर हाल में रहेंगी, ठीक है? अगर आपके बच्चे हो गए या नहीं हो गए, आपने बसना है उनके साथ, ठीक है? लेकिन जो वालिदैन होते हैं ना, उनकी अगर एक बार आपके ससुराल वालों के साथ अनबन हो गई, तो वो आपके ससुराल आना छोड़ देंगे, आपके ससुराल वाले आपके मैके जाना छोड़ देंगे और ये चीज़ भी आपके लिए बहुत तकलीफ़देह होगी, इसको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। ये आपके ज़ाती मसले होंगे। पहली बात तो ये है कि समझदार माएँ जो होती हैं, वो अपनी बेटियों के ससुराल में जाके दखल-अंदाज़ी नहीं करती। किसी बात में भी, चाहे उनकी देवरानियाँ-जेठानी के मसले हों, चाहे उनकी ननदों के मसले हों, वो किसी में भी बात नहीं करती, जो समझदार माएँ होती हैं। लेकिन बाज़ माएँ जो हैं वो बहुत हो जाती हैं, कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी बेटियों के मामले में, मतलब बहुत हसास होती हैं कि किसी ने, बहुत लाडली होती हैं बेटियाँ कि किसी की 1 भी होती है, किसी की 4 भी होती हैं मेरी तरह। तो 4 भी हों तो उतना ही प्यार करती हैं माएँ अपनी बेटियों को, हर बेटी एक से एक प्यारी होती है। लेकिन मकसद ये है बताने का कि बाद बेटियाँ इतनी लाडली होती हैं कि उनके चेहरे से उनकी माएँ जज कर लेती हैं कि हमारी बेटी को कोई मसला है और वो फ़ौरन से हाइपर होके जाके उनके ससुराल में बातचीत शुरू कर देती हैं। इस बात पे उनकी सास भी को भी गुस्सा आता है, शौहर को भी आता है कि हमारा रिश्ता इसने ख़राब किया है। वो भी आगे से कोई गलत बात कर देते हैं, यहाँ से ये हो इनकी हो जाती है। होता एंड में क्या होता है कि मियाँ-बीवी की तो सुलह हो जाती है, सास-नंदों की भी सुलह हो जाती है, लेकिन जो माँ-बाप होते हैं ना, लड़की के माँ-बाप होते हैं, वो अपनी बेटी के ससुराल जाना पसंद नहीं करते कि वो कहते हैं हम आए थे, इनका मूड बन गया था। और उनका मूड इसी वजह से बनता है कि क्योंकि इन्होंने हमसे पहले इस रवैये से बात की हुई है और इन्होंने ये तरीका हमारे साथ इख्तियार किया हुआ है। तो मकसद ये है बताने का कि अपने रिश्ते के बीच में अपने माँ-बाप को, अपने ससुराल को मत लाएँ। वो जब एक-दूसरे के साथ बिगड़ जाते हैं, तो कभी भी एक-दूसरे के साथ उनकी बाद में वो बात चीज़ नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने तो अलग-अलग अपने घरों में चले जाना है। लेकिन जब कोई मौका आना है, किसी मौके पे उन्होंने इकट्ठा होना है, तो दोनों के दिल में यही दुःख होना है, इन्होंने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। इस बात पे फिर आगे से झगड़ा बढ़ने लगता है। जब ससुराल वाले मैके नहीं जाते, मैके वाले ससुराल नहीं आते, तो लड़की-लड़का जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मियाँ-बीवी की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस बात का आपने ख़ुसूसी ख़्याल रखना है कि अपनी लड़ाइयों में अपने वालिदैन को मत घसीटें। तो सबसे ख़ास टिप ये है कि आपने अपनी सास के अलावा अपनी जेठानियों के साथ भी बना के रखनी है, देवरानी के साथ। उसकी वजह ये है कि मुस्तक़बिल में जब आपको अल्लाह ताला ने किसी रहमत से या नेमत से नवाज़ना है, जब आपने माँ बनना है, तो उस वक़्त बेड पे लेटे हुए देवरानियाँ-जेठानियाँ भी काफ़ी काम आती हैं, ठीक है? लेकिन हर रिश्ते को पहले जाके आपने मिठास से कंट्रोल करना है। जहाँ पे आपको सख्ती लगे, तो उसकी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा मज़ीद भी मैं आपके साथ अपने तजुर्बात, अपनी कहानी भी आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाअल्लाह मैं आपको अपनी नई बच्चियों को इतना गाइड कर दूँगी कि उनकी आने वाली ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँगी। आप सब ने मेरी बेटियों के अच्छे नसीब के लिए भी दुआ करनी है। मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आने वाली तमाम बेटियों के नसीब मुक़द्दर अच्छे करे, उनको अपने घर में आबाद करे और अच्छे घरानों में उनकी शादियाँ हों। अच्छा जी, मज़ीद आपके कोई सवालात हों, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे साथ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकती हैं और इस हिसाब से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।